छात्रों गुड मॉर्निंग। कल हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस किया था, पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना की, खिलजी साम्राज्यवाद की स्थापना की और 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1296 तक वह शासन करता रहा। छात्रों, 1296 में उसके दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत को हथिया लिया और गद्दी पर बैठा। छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का यानी 1206 से 1526 तक जितने भी शासक हुए उनमें सबसे शक्तिशाली और मजबूत शासक था। उसने 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसका बचपन का नाम अली गुरशस्प था। उसका जन्म संभवतः 1296 97 में हुआ था। कोई भी समकालीन इतिहासकार उसकी जन्म तिथि के बारे में नहीं बताता है, लेकिन हाजी उद्दबीर कहता है कि जब अलाउद्दीन रणथंबोर विजय 1301 के लिए चला, उस समय उसकी आयु 34 वर्ष थी। तो इस प्रकार उसके जन्म तिथि 1266-67 बैठती है। छात्रों, अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा तथा दामाद था। वह एक अत्यंत उद्योगी तथा उत्साही सैनिक था और सामान्य व्यवहार बुद्धि तथा यथार्थवादिता उसमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। वह महत्वाकांक्षी था और आरंभ में ही अपनी भावी महत्ता के लक्षण प्रकट कर चुका था। 1290 ईस्वी में अपने चाचा के सिंहासन रोहण के अवसर पर उसे अमीर तुजुक यानी उत्सवाध्यक्ष का पद मिला और कुछ ही समय के बाद वह इलाहाबाद के निकट कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। मलिक छज्जू और अन्य असंतुष्ट अमीरों के अनुयायी उसके चारों तरफ एकत्र होने लगे। इस प्रकार से असंतुष्ट लोगों ने, जो बूढ़े सुल्तान जलालुद्दीन की उदार नीति से अप्रसन्न थे, अलाउद्दीन को सिंहासन रूढ़ करने हेतु उसको भड़का रहे थे। किंतु अलाउद्दीन भी एक चतुर और खिलाड़ी था, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वह प्रहार करने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मालवा पर आक्रमण करने के लिए सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से आज्ञा प्रकट कर ली। 1292 ईस्वी में उसने मालवा में प्रवेश किया और भिलसा के नगर को जीतकर बहुत सा धन तथा बहुमूल्य वस्तुएं लूट कर लाया। लूट का एक भाग उसने सुल्तान के पास भिजवा दिया, जिससे प्रसन्न होकर जलालुद्दीन ने उसे कड़ा के अतिरिक्त अवध का सूबेदार भी बना दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन अपने चाचा के 2 प्रांतों पर शासन करता था। मालवा में अलाउद्दीन ने को जो सफलता प्राप्त हुई, उससे उसकी विजय पिपासा और भी तीव्र हो गई। भिलसा में उसने दक्षिण के राज्य देवगिरी की समृद्धि और वैभव की कहानियां सुनी, जिससे उसके हृदय में दक्षिण भारत को विजय करने की उत्कंठा प्रज्वलित होने लगी। 1294 ईस्वी में 8000 अश्वारोही लेकर दक्षिण के लिए उसने प्रस्थान किया। मार्ग में बड़ी चतुरता से उसने यह अफवाह फैला दी कि मैं तो दक्षिण का एक शरणार्थी अमीर हूँ और दक्षिणी तेलंगाना में स्थित राजमहेंद्री में शरण तथा नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। इसलिए मार्ग में किसी ने उस पर संदेह नहीं किया और न उसका विरोध किया। सहसा वह देवगिरी की उत्तरी सीमा पर जा दमका। यादव राजा रामचंद्र देव, जो उस समय देवगिरी पर शासन करता था, आक्रमण कर
आक्रमणकारी को देखकर विस्मित रह गया। उसकी सेना का अधिकांश भाग उसके पुत्र शंकरदेव अपने साथ तीर्थ यात्रा में ले गया था। रामचंद्र देव ने जल्दी से 2-3 हजार सैनिक इकट्ठे किए और देवगिरी से 12 मील दूर लसूड़ा के मैदान में आक्रमणकारी से मुकाबला किया, किंतु अलाउद्दीन की सेना ने, जो संख्या में उसकी सेना से कहीं अधिक थी, उसे पराजित करके किले के भीतर शरण लेने पर बाध्य कर दिया। कुछ दिन युद्ध करने के उपरांत रामचंद्र देव को पता लगा कि रक्षा सेना के लिए जो रसद के बोरे इकट्ठे किए उनमें अनाज की जगह नमक भरा है। अतः उसने संधि करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने अब उस पर पहले से अधिक कठोर शर्तें सौंपी। उसने रामचंद्र से एलिचपुर का प्रांत छीन लिया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 17,250 पाउंड सोना, 200 पाउंड मोती, 58 पाउंड रत्न, 28,250 पाउंड चांदी तथा 1,000 रेशम के थान वसूल किए। इस भारी लूट की संपत्ति को लेकर अलाउद्दीन कड़ा लौट आया। दक्षिण भारत पर यह पहला तुर्की आक्रमण था। अलाउद्दीन पहला व्यक्ति था जिसने दक्षिण पर विंध्य की पहाड़ियों को पार करके हमला किया था। इस असाधारण विजय से अलाउद्दीन का सिर फिर गया। अब वह दिल्ली के सिंहासन को हस्तक्षेप करने की आकांक्षा करने लगा। उसके अनुयायी इस संबंध में प्रयत्न करने के लिए उत्तेजित हो रहे थे। उसकी पारिवारिक कठिनाइयाँ भी उसी की ओर संकेत कर रही थी। उसकी पत्नी से, जो सुल्तान की पुत्री थी, उसकी नहीं बनती थी, वह तथा उसकी माता दरबार में उसके विरुद्ध कुछ चक्कर चलाया करती थी और उन्होंने उसके निजी जीवन को दूभर बना दिया था। इन पारिवारिक कठिनाइयों ने उसे अतिशीघ्र इस संबंध में निर्णय करने पर बाध्य किया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसने अपने चाचा को धोखे से जाल में फंसाकर कड़ा के निकट 19 जुलाई 1296 को कत्ल करा दिया और स्वयं मुकुट धारण कर लिया। अब छात्रों, मैं आपको अलाउद्दीन की हत्या कैसे हुई, कैसे अपने महान उपकारी चाचा की अलाउद्दीन ने हत्या की, ये एक लोमहर्षक घटना थी, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो छात्रों, अलाउद्दीन की अनुपस्थिति में सुल्तान के कुछ पदाधिकारियों ने उससे कहा कि अलाउद्दीन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी नवयुवक है और सिंहासन हस्तगत करने की अभिलाषा रखता है, किंतु अलाउद्दीन के छोटे भाई उलुग खां की मीठी मीठी बातों के कारण सुल्तान अलाउद्दीन में और भी अधिक विश्वास करने लग गया था। अतः उसने कहा कि अलाउद्दीन के अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने का कोई कारण ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे अपने पुत्र की भांति समझता हूँ और उसके लिए सब कुछ मैंने किया है और करने के लिए तैयार हूँ। उलुग खान ने सुल्तान को विश्वास दिलाया कि अलाउद्दीन देवगिरी से जो अपार धनराशि लाया है उसे आपको आकर्षित करना चाहता है, किंतु दिल्ली आने और आपके सम्मुख उपस्थित होने का उसमें साहस नहीं है, क्योंकि आपसे उसने देवगिरी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं ली थी। जलालुद्दीन ने अपने पदाधिकारियों की सलाह की अपेक्षा की और अपने भतीजे तथा दामाद से मिलने के लिए कड़ा की ओर चल पड़ा। दिल्ली से प्रस्थान करते समय उसने नाव द्वारा यात्रा की और उसकी सेना अहमद चक की अधीनता में स्थल मार्ग से रवाना हुई। अलाउद्दीन गंगा पार करके मानिकपुर पहुंचा। अपनी सेना को उसने तैयार रखा और बड़ी सावधानी से सुल्तान के लिए उसने जाल बिछाया। बड़ी सावधानी से सुल्तान के लिए जाल बिछाया और उसमें उसे फंसाने के लिए अपने भाई को भेजा। उलुग खां सुल्तान की सेवा में उपस्थित हुआ और उससे प्रार्थना की कि कृपा कर आपकी सेना को नदी पार करके पूर्वी किनारे पर
पहुंचने की आज्ञा न दीजिए, क्योंकि अलाउद्दीन अब भी बहुत भयभीत है और कहीं ऐसा न हो कि वह आत्महत्या कर ले या भाग खड़ा हो। दरबारियों ने इसका विरोध किया और कहा कि अलाउद्दीन स्वयं सुल्तान से मिलने नहीं आया है और उसने अपनी सेना भी तैयार खड़ी कर रखी है। उलुग खान ने उत्तर दिया कि वह दावत की तैयारियों में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त वह देवगिरी से प्राप्त लूट के माल को सुल्तान को भेंट करना चाहता है। इसका भी उसे समुचित प्रबंध करना है। सेनाएं इस रूप में इसलिए खड़े हैं कि वे सुल्तान का उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप स्वागत कर सकें। इस उत्तर से जलालुद्दीन संतुष्ट हो गया और थोड़े से निशस्त्र सैनिकों को लेकर अपने भतीजे से मिलने चल पड़ा। अलाउद्दीन ने आगे बढ़कर सुल्तान के सम्मुख अपने को नतमस्तक किया। जलालुद्दीन ने उसे प्रेम पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया और उसका हाथ पकड़कर मधुर संभाषण करते हुए उसे नाव की ओर ले गया। अलाउद्दीन ने मोहम्मद सलीम नामक अपने एक अनुयायी को संकेत किया। उसने सुल्तान पर 2 प्रहार किए। घायल होकर जलालुद्दीन नाव की ओर भागा और चिल्लाया, दुष्ट अलाउद्दीन, तूने यह क्या किया? उसी समय अलाउद्दीन के एक दूसरे अनुयायी ने पीछे से आकर सुल्तान का सर धड़ से अलग कर दिया। सुल्तान के सेवकों को तलवार के घाट उतार दिया गया। 19 जुलाई 1296 ईस्वी के दिन अलाउद्दीन ने राज छत्र धारण करके अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। जलालुद्दीन के सिर को भाले में छेद कर अलाउद्दीन के अधीनस्थ कड़ा मानिकपुर तथा अवध के सूबे में घुमाया गया। इतिहासकार बर्नी कहता है, मृत सुल्तान के मस्तक से अभी रक्त टपक रहा था जबकि अलाउद्दीन के सिर पर शाही चंदवा लहराया। इस प्रकार से छात्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 12 जुलाई 1296 को गद्दी पर बैठा और अपनी मृत्यु तक 1316 तक शासन करता रहा। छात्रों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।